Good afternoon, students. This is Vivek Singh from Manas Defense Academy. तो लास्ट वीक हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे थे जो इस साल जो क्वेश्चन आया था मैथ्स का, और हमने 3 वीडियो लेक्चर्स बनाए थे. वी हैव डन क्वेश्चंस टिल क्वेश्चन नंबर 35 ऑनवर्ड्स करते हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 35 था जो इस बार का पेपर आया था. इफ टू रैंडम वेरिएबल्स x एंड y आर कनेक्टेड बाय द रिलेशन 2x minus 3y डिवाइड बाय 5x plus 4y इक्वल टू 4, x फॉलो करता है एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें n की वैल्यू 10 है, p का वैल्यू हाफ है, और तो पूछा जा रहा है व्हाट इज वेरिएंस ऑफ y. ऑप्शन लिखा हुआ है. ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को पता ही होगा ना, अगर p दिया हुआ है हाफ तो q कितना होगा, वो होगा 1 माइनस पी. तो 1 में से 1/2 माइनस कर लेंगे, ये 1/2 आएगा. ठीक है, सबसे पहले ये जो n की वैल्यू 10 और p का वैल्यू हाफ दिया हुआ है वो किसका दिया हुआ है, ये x के लिए दिया हुआ है. तो अगर मैं पूछूं वेरिएंस ऑफ x, क्योंकि वेरिएंस पूछा जा रहा है, अगर मैं पूछूं वेरिएंस ऑफ x कितना होगा तो इसका फॉर्मूला npq होता है, आपको पता होगा. n की वैल्यू 10 है, p मेरा हाफ है, q भी मेरा हाफ है, तो ये आ गया 5/2. तो x का जो वेरिएंस है वो है 5/2. ठीक है, मार्क कर सकते हैं. लेकिन पूछा जा रहा है कि y का वेरिएंस फाइंड करो. ओके, तो y का वेरिएंस कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए एक x एंड y के बीच में एक इक्वेशन फॉर्म दिया हुआ है. तो चलो हम इसको सॉल्व करते हैं. पहले डिनोमिनेटर को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 2x minus 3y इज इक्वल टू 4 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, दैट विल गिव यू 20x plus 4 4 16y, है ना. एक काम करते हैं, y को उधर लिया और 20x को उधर लिया, तो 2x minus 20x इज इक्वल टू 16y plus 3y. तो यहाँ जाएगा माइनस का 18x इज इक्वल टू 19y, और y इज इक्वल टू माइनस 18/9 इंटू x. ठीक है, तो ये y वाला ऑब्जर्वेशन कैसे बन रहा है, y वाला ऑब्जर्वेशन ऐसे बन रहा है कि x वाले ऑब्जर्वेशन को माइनस 18/19 से मल्टीप्लाई करके. फिर से बताऊं, कोई भी y का वैल्यू कैसे फॉर्म हो रहा है, वो ऐसे फॉर्म हो रहा है कि जो भी x का वैल्यू है उसको आप माइनस 18/19 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको y का वैल्यू मिल जाएगा. हमें क्या निकालना, हमें वेरिएंस ऑफ y निकालना है. तो आपको पता है ना, अगर किसी भी वेरिएबल में अगर मैं किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, मान लो कोई एक वेरिएबल y है, ठीक है, वो है k इंटू एक्स. एक्स में अगर k से मल्टीप्लाई कर दूं तो फिर आपको y मिल रहा है. तो पूछा जा रहा है वेरिएंस ऑफ y कितना होगा, तो वेरिएंस ऑफ y का फॉर्मूला होगा ये k का स्क्वायर इनटू वेरिएंस ऑफ x. ये चीज होती है. ठीक है, पढ़ा होगा अपने स्टैट्स में. तो वैसे लिखा है y है माइनस 18/19 इंटू एक्स. तो पूछा जा वेरिएंस ऑफ y कितना होगा, जो पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में, वो होगा माइनस 18 डिवाइड बाय 19 का होल स्क्वायर इनटू वेरिएंस ऑफ x होगा. ठीक है, तो माइनस 18 का स्क्वायर ये होगा 324 और नीचे आ जाएगा 361, और वेरिएंस ऑफ x हमने अभी निकाला था 5/2. तो अच्छे से काटते हैं तो ये कितना आएगा, दिस विल गिव यू 162. इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 10 0 162 30 कैरी ओवर 3, ये 810 डिवाइड बाय 361, 810 डिवाइड बाय 361. बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है. ठीक है, क्वेश्चन देख के तो आधे बच्चे भाग जाएंगे, छोड़ देंगे इसको, कुछ करेंगे ही नहीं, बोलेंगे अरे ये तो टफ क्वेश्चन है, जबकि ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था. ठीक है, चलिए मूव करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है, इसमें ऑप्शंस में मिस्टेक है. ठीक है, तो बता दूं कि इसका जो ऑप्शन है इसमें कोई मैच नहीं करेगा. 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिसके ऑप्शंस गलत थे इस बार. जो पढ़ते हैं क्या, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन एच पी. अच्छा, ए बी सी आर इन एच पी है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/b माइनस ए प्लस 1/b माइनस सी. ठीक है, ऑप्शन 1 2 3 लिखा हुआ है, तो इसमें पूछा है 1 ओनली 2 ओनली 3 ओनली 1 2 एंड 3. तो इस क्वेश्चन को करने के बहुत तरीके हैं. एक तरीका तो ऐसा है कि ए बी सी आप ऐसा वैल्यू ले लो जो एचपी में है, ठीक है, और फिर इसको ऑप्शन इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो. जो वैल्यू यहां पर आएगा, ठीक है, कुछ वैल्यू आएगा, मान लो इसको सॉल्व करने के बाद 2 आ रहा है. अब ये जो ए बी सी का वैल्यू लिया था वो ऑप्शन में रखो, जिस ऑप्शन में आपको ये 2 देगा वही मेरा करेक्ट आंसर होगा. ठीक है, और दूसरा तरीका नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं. तो पहले चलो हम एक काम करते हैं ना, पहले हम ये वैल्यू रख करते हैं, आपका टाइम बचेगा उसमें. तो ए बी सी आर इन एच पी, तो आपको पता है इसका रेसिप्रोकल 1/a 1/b 1/c आर इन
एपी होना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं ए बी सी ऐसा क्या वैल्यू रखूं जिसको यहां रखने पर ये एपी में आ जाए, ठीक है। ए बी सी अगर एचपी में है तो इसका रेसिप्रोकल एपी में होता है, ठीक है। तो ए बी सी का वैल्यू क्या रखूं कि वो एपी में आ जाए, तो कॉमन सेंस कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मैंने चलो ए ले लेता हूं, लेट सपोज ए ले लेता हूं 1/2, बी ले लेता हूं 1/4, सी ले लेता हूं 1 लेट सपोज 6 लेता हूं। अगर मैं इसको यहां रखूं तो ये क्या आएगा, 1 डिवाइड बाय 1/2 ये होगा 2, 1 डिवाइड बाय 1/4 जो 4, 1 डिवाइड बाय 1/6 ये हो जाएगा 6। इनका कॉमन डिफरेंस देखोगे 2 2 आ रहा है, मतलब ये ईपी में है, ठीक है, जो हमें चाहिए। तो मैंने अपने मर्जी से ए की वैल्यू 1/2, बी की वैल्यू 1/4 और सी 1/6 ले लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को जो चीज पूछा जा रहा है इसमें डाल के रखो, तो कितना आएगा 1 डिवाइड बाय बी माइनस ए 1/4 माइनस 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाय बी माइनस सी 1/4 माइनस का 1/6। चलो सॉल्व करते हैं। तो 4 and 2 कैल्सियम हो जाएगा ये 4, और यहाँ आएगा 1 माइनस का 2, ऊपर 1 रहेगा, या 1 डिवाइड बाय 4 and 6 कैल्सियम ये 12 होगा, 4 3 जा एंड 6 2 जा, 4 को ऊपर ले आओ तो ये देगा आपका 4 ऊपर जाएगा, या -1 आ रहा है तो माइनस का 4 प्लस ये 12 ऊपर जाएगा, और यहाँ 3 - 2 इज 1, तो कितना आ रहा है 12 - 4 करके ये 8 आ रहा है, ठीक है। तो जब हमने ए बी सी का वैल्यू 1/2 1/4 1/6 यहां रखा तो मेरा ऑप्शन जो आ रहा है, जो हमारा मेरा आंसर आ रहा है वो 8 आ रहा है। अब करना क्या है ना, ये जो ए बी सी का वैल्यू है ये 1 2 3 में रखो, जिस जिस में ये वैल्यू आपका 8 आ जाए वही मेरा आंसर होगा, ठीक है ना। तो 2/b, अगर आप यहाँ पर 2 डिवाइड बाय b की वैल्यू उठते हो, b कितना है 1/4, ठीक है, ये 4 जाएगा ऊपर कितना आएगा 8 आएगा, हमें भी 8 चाहिए था, तो ये 1 वाला तो सही है, यहां रखो। तो 1 डिवाइड बाय 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाय 1/6 ऊपर जाएगा, या कितना आएगा 2 + 6 विच इज इक्वल टू 8, मतलब ये 2 वाला भी सही है, इसमें रख के देखो। तो यहां आ रहा है थर्ड वाले में 1/2 1/a प्लस 1/c तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 8 है, प्लस 1/b तो 1 डिवाइड बाय 1/4 ये ऊपर जाएगा, ये कितना आ रहा है 1/2 8 + 4 1/2 इंटू 12 विच इज इक्वल टू 6। अच्छा 6 आ रहा है, लेकिन मुझे तो 8 चाहिए था, तो ये वाला गलत है। तो आंसर क्या होना चाहिए 1 and 2, लेकिन यहाँ 1 and 2 है नहीं। मैंने पहले बताया था इस क्वेश्चन का जो ऑप्शंस है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आइडियली अगर मान लो किसी क्वेश्चन में अगर ऑप्शन गलत है तो आइडियली सभी को नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। तो होप करते हैं कि सबको नंबर मिल जाए, और जो स्पेशली जिसका मार्क्स बॉर्डर लाइन पर है तो उसके लिए गुड न्यूज़ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, ये सबसे बेकार क्वेश्चन पूरे एंटायर पेपर का, बहुत ही बेकार क्वेश्चन है और इस दिमाग में आएगा भी नहीं कभी भी आसानी से, ठीक है। अब ये है क्या बेकार क्वेश्चन इन द सेंस कि मतलब स्टैट्स क्वेश्चन है लेकिन अजीब सा है, क्वेश्चन का मीनिंग ना क्लियर नहीं, आपको समझ में आएगा क्या पूछ क्या रहा है, करना क्या है इसमें। आप सोचते रहोगे कि ये चैप्टर कौन सा है, थोड़ा बहुत आपको लगेगा कि क्लास 9th and 10th का वो सब एवरेज वाला क्वेश्चन है, हाँ कुछ उसी टाइप का ही है कहूँ तो बोलेगा कि एडिबल ऑयल इज सोल्ड एट द रेट्स ऑफ 150 200 250 300 रुपीज पर लीटर। कुछ ऑयल है और उन ऑयल का अलग अलग रेट है, ठीक है, रेट लिखा हुआ है, 4 टाइप के ऑयल्स हैं एडिबल खाने वाला तेल, उन सबका अलग अलग रेट है रुपीज पर लीटर। इन 4, अच्छा सॉरी, एन एडिबल ऑयल है, कोई एक एडिबल ऑयल है और उनके 4 साल में कुछ प्राइस का रेट है, पहले साल में 150 रुपए था पर लीटर, सेकंड वाल में 200 है, थर्ड साल में 250 है और चौथे साल में 300 रुपए पर लीटर है, ठीक है। अब एक्चुअली अलग अलग साल में किसी एक तेल का हो या 4 तेल में 4 अलग अलग तेल का किसी एक साल में प्राइस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही आएगा इसमें। अच्छा, assuming that an equal amount of money is spent on the oil by a family in every year during this year, बोला है कि अगर हर साल इक्वल अमाउंट स्पेंड किया जा रहा है इस ऑयल को खरीदने में, इक्वल अमाउंट, से पहले साल में 1000 रुपीज, सेकंड 1000 रुपीज, थर्ड साल में भी 1000 रुपीज, फोर्थ साल में भी 1000 रुपीज स्पेंड किया गया इस ऑयल के ऊपर, ठीक है, इस एडिबल ऑयल के ऊपर। तो व्हाट इज द एवरेज प्राइस ऑफ द ऑयल इन रुपीज पर लीटर, एवरेज प्राइस पूछा गया है, ठीक है, क्या किस चीज का, इन रुपीज पर लीटर। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, टोटल रुपीस या टोटल जितना आपने खर्चा किया डिवाइड बाय टोटल कितना लीटर्स आपने खरीदा,
ठीक है ना, कितना अमाउंट स्पेंड किया डिवाइड बाय कितना लीटर्स आपने ऑयल खरीदा, ये चीज है। ठीक है, अब ये सब चीज दिमाग में कभी आने वाला नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ लिखा है कि इक्वल अमाउंट स्पेंड किया जा रहा है एवरी ईयर ऑन दिस ऑयल। तो हम ऐसा एक वैल्यू सोचेंगे, ऐसा वैल्यू सोचेंगे जो इन सारे नंबर से डिवाइड हो जाए। क्यों? क्योंकि मुझे एक ऐसा अमाउंट चाहिए ना, ऐसा अमाउंट चाहिए जो जैसे जैसे पहले साल में आपने लेट्स सपोज में 5 लीटर खरीदा, तो 5 लीटर अगर आपने खरीदा ये जो ऑयल है, तो टोटल आपको कॉस्ट कितना पड़ा, 5 इंटू 150 विच इज 750 रुपीज। ठीक है, लेकिन मैं ऐसा कुछ नंबर सोच रहा हूं जो सबसे डिवाइड हो। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे क्वांटिटी चाहिए, क्वांटिटी चाहिए कि फर्स्ट ईयर में उसने कितना ऑयल परचेज किया, सेकंड ईयर में कितना ऑयल परचेज किया, मुझे वो क्वांटिटी चाहिए। तो मैं फ्रैक्शन में नहीं चाहता हूं, फ्रैक्शन में करेंगे तो फिर कैलकुलेशन ज्यादा बढ़ जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं ना, मैं इन चारों का एलसीएम लूंगा। एलसीएम क्या होता है, जो चारों नंबर से डिवाइड हो जाए। उससे क्या होगा, जब मैं उस क्वांटिटी जो जो मेरा वैल्यू है उसको मैं इस रुपीज पर लीटर से डिवाइड करूंगा, तो मुझे जो क्वांटिटी मिलेगा वो आपको इंटीजर मिलेगा, पॉजिटिव नंबर मिलेगा। ठीक है ना, पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा। इसलिए तो चलो 150, 200, 250 एंड 300 का एलसीएम लेते हैं। तो पहले तो मैं चलो उसको 25 से कर देते हैं। 25 से करेंगे, दिस विल गो 6 टाइम्स, दिस विल गो 8 टाइम्स, ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी 10 टाइम्स, एंड 25 से करेंगे 25 वन सा 25 एंड 12 टाइम्स। ओके, फिर इसे हम डिवाइड करते हैं 2 से, 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा 2 5 ज़ा 2 6 ज़ा। चलो मैं अभी इसको 3 से कर लेता हूँ, 3 1 ज़ा, ये 4 रहेगा, ये 5 रहेगा, ये 2 रहेगा। एक बार और कर लेते हैं इसको 2 से, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 5, दिस इज 1। ठीक है, एलसीएम कैसे निकालेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई करो। तो एलसीएम इज इक्वल टू 25 इंटू 2 इज 50, 50 इंटू 2 इज 100, 100 इंटू 3 इज 300, एंड 300 इंटू 10 करने पर कितना आएगा, 3000। तो मान लो एवरी ईयर इस एडिबल ऑयल पर हम रुपीज 3000 स्पेंड कर रहे हैं एवरी ईयर। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए कि फर्स्ट ईयर में हमने कितना क्वांटिटी ऑयल खरीदा, सेकंड ईयर में कितना खरीदा, थर्ड ईयर में कितना खरीदा। तो उसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर में कितना खरीदा, तो बस 3000 को आप 150 से डिवाइड कर दें, ये होगा ना टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय कॉस्ट पर लीटर। तो ये कितना आएगा, दिस इज 20, ये 20 लीटर आएगा फर्स्ट ईयर में। सेकंड ईयर में कितना होगा, ये 3000 को आप ये 200 से डिवाइड कर लो, दैट विल गिव यू 15। थर्ड में 3000 को आप 250 से डिवाइड कर लो, तो 5 से काटेंगे ये 60, 5 से काटेंगे ये 5, 5 से काटेंगे 12, ये आ रहा है 12। फोर्थ ईयर में करेंगे तो ये 3000 डिवाइड बाय 300, इसे काटेंगे कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है, फर्स्ट ईयर में 20 लीटर्स खरीदा, सेकंड ईयर में 15, थर्ड ईयर में 12 और फोर्थ ईयर में 10 लीटर्स खरीदा इसने। ठीक है, तो बस अब करना क्या है, मुझे निकालना है एवरेज प्राइस ऑफ ऑयल। तो एवरेज प्राइस ऑफ ऑयल कितना होगा, टोटल अमाउंट जो आपने स्पेंड किया है। एक साल में आप 3000 रुपए स्पेंड कर रहे हो, तो 4 साल में कितना स्पेंड करोगे, तो होगा 3000 इंटू 4 डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी अपने कितना खरीदा, तो वो कितना होगा 20 प्लस 15 प्लस 12 प्लस ये 10 हो गया। तो दिस विल गिव यू 3000 इंटू 4 डिवाइड बाय 35, 45, 57। ठीक है, यहां से काटोगे 1000, यहां से काटोगे, दिस विल गिव यू 19। सॉल्व करोगे यू विल गेट अप्रोक्सीमेटली, देखो लिखा है अप्रोक्सीमेटली, मतलब पॉइंट में ही आएगा, अप्रोक्सीमेटली ये आपका 210 रुपीज आएगा, ये आंसर होगा। तो पहला आंसर करेक्ट है आपका। ठीक है ना, तो जैसे मैंने बोला ये थोड़ा सा क्वेश्चन अटपटा है, लेकिन आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे ना तो ये एवरेज वाला क्वेश्चन है, एवरेज चैप्टर का है, तो ये स्टैट्स में। ठीक है, ओके आगे मूव करते हैं। नाउ सम गुड क्वेश्चंस। If letters of the word Tirupati are written down at random, then what is the probability that both the T's are always consecutive? और तिरुपति की लेटर्स को अगर मैं हर तरीके से इसको लिखूंगा, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये जो दोनों टी है ये साथ में होंगे। ठीक है, तो पहले जो जो लेटर्स यहाँ पर रिपीट हो रहा है ना, उसको मैं लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर 2 बार टी है और फिर 2 बार आई है, देन आर यू टी ए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8।
तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना होगा? अगर तिरुपति के लेटर्स को मैं किसी भी ऑर्डर में अरेंज कर दूं तो हाउ मेनी डिफरेंट आउटकम्स विल बी फॉर्म या हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स विल बी फॉर्म? टोटल वन नंबर ऑफ आउटकम्स बोलो या टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बोलो, एक ही बात है, ठीक है ना? तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बोल देता हूं ताकि समझ में आ जाए उनको। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स अगर मैं तिरुपति के लेटर्स को अरेंज करता हूं कितने में से होगा? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय ये 2 फैक्टोरियल और ये 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब हम निकालेंगे फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो उसमें क्या करना है? उसमें क्या बोला जा रहा है? इसमें बोला जा रहा है कि ये जो दोनों टी है ये साथ में होने चाहिए। तो उसमें हम जल्दी लगाते हैं टाई मेथड। इसमें करेंगे क्या, ये जो टी है आप इसको टाई कर लो और काउंट करो एज ओनली वन वर्ड या वन लेटर। उसके बाद बचेगा क्या? उसका बचेगा IIRUPA। तो कितने लेटर्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। 7 लेटर्स को अगर अरेंज करेंगे एक लाइन में तो कितने वे से होगा? ये होगा 7 फैक्टोरियल एंड डिवाइड बाय ये दो आई एक जैसे हैं तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है। एन तो फिर ये अंदर वाले का अरेंजमेंट, अगर दो टी को अगर मैं एक साथ अरेंज करूंगा तो कितने वे से होगा? 2 फैक्टोरियल, और क्योंकि ये दोनों सेम है तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो बस अब प्रोबेबिलिटी हम का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो माई प्रोबेबिलिटी जिसको मैं P लिख रहा हूं दैट इज फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स दैट इज 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। इसे काट दो, इसको लिख लिया आपने 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 8 फैक्टोरियल। इसको लिख लिया 7 फैक्टोरियल इंटू 2 और इसको लिख लिया 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। दिस विल कैंसिल आउट, तो आंसर कितना आ रहा है? 1/4। ये भी आंसर है, ठीक है। देखो प्रोबेबिलिटी से पहले आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आना चाहिए, उसमें ये सब चीज आराम से बताया जाता है, टाइम मेथड गैप मेथड बताया जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 39। लेट m is equal to 77 की पावर n, the index n is given a positive integral value at random, what is the probability that the value of m will have 1 in the unit place? इसमें बोल रहा है ना कि 77 की पावर n लिखा हुआ है, n की जगह पर कुछ भी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू रखा जा रहा है, मतलब नेचुरल नंबर रखा जा रहा है, 1 रखा जा रहा है, 2 रखा जा रहा है, 3 रखा जा रहा है, 4 रखा है, इस तरह से। तो पूछा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब मैं यहाँ पर वैल्यू रखूंगा और उसको सॉल्व करूंगा, ठीक है, तो जो हमारा देन प्रोबेबिलिटी दैट द वैल्यू ऑफ m मतलब ये वाला विल हैव 1 इन द यूनिट प्लेस। इसका मतलब है ना कि अगर लेट सपोज मैं यहाँ n की जगह पर 1 रखता हूँ तो कितना आ रहा है? 77। तो आखिरी वाला डिजिट, इसको यूनिट प्लेस बोलते हैं, ठीक है, यूनिट प्लेस वाला जो डिजिट है, पूछा क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये आखिरी वाला प्लेस में 1 आएगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर क्वेश्चन का जो मीनिंग है या क्वेश्चन में जो फोकस है वो यूनिट डिजिट पर है या यूनिट प्लेस पर है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि आखिरी वाले प्लेस में 1 आएगा? तो आपको पता होगा ना कि 7 की पावर अगर 1 करते हैं तो यूनिट प्लेस में आखिरी प्लेस में ये 7 आएगा। 7 का स्क्वायर करने से 49 आता है, मतलब आखिरी वाले प्लेस में 9 आएगा। 7 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? 49 इंटू 7 करेंगे, मुझे बाकी सबसे कोई मतलब नहीं, मुझे आखिरी डिजिट क्या चाहिए? 9 7 63 आएगा, मतलब आखिरी वाले प्लेस में यूनिट प्लेस में 3 आ रहा है। 7 की पावर 4 करेंगे तो 3 को फिर से 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आखिरी प्लेस में 1 आएगा, और फिर 7 की पावर 5 करेंगे, मतलब इसको फिर से एक बार 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से ये 7 आएगा, मतलब ये वाली चीज बार बार रिपीट होगी, ठीक है। तो सिंपल से पूछा जा रहा है कि अगर मैं यहाँ पर कोई भी नेचुरल नंबर रख दूं, नेचुरल नंबर तो बहुत सारा हो सकता है, वो क्या हो सकता है? एक बार 1 आएगा, फिर 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, फिर से 5 6 7 8 9, फिर से ऐसे ऐसे चलते रहेगा, मतलब ये बार बार साइकिल रिपीट हो रहा है। तो पूछा जा रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो आखिरी वाले प्लेस में यूनिट प्लेस में ये 1 आएगा? तो यूनिट प्लेस में आ क्या रहा है? या तो 7 आएगा या 9 आएगा या 3 आएगा या 1 आएगा। तो टोटल आउटकम्स हो गए आपके 4, और हमें कौन सा आउटकम चाहिए? फेवरेबल आउटकम्स, वो 1 वाला चाहिए। तो ये मेरा फेवरेबल आउटकम्स है तो ये 1 हो जाएगा, है ना। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 1 है और टोटल आउटकम्स 4 है, तो पी हो जाएगा 1/4, खत्म। और क्या करना है? सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3 डिफरेंट नंबर्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑफ द नंबर्स इज इक्वल टू द थर्ड नंबर? एक्चुअली बच्चे ये वाला जो क्वेश्चन है
इसमें ऑप्शन कहीं मिला नहीं मुझे, कहीं छूट गया मुझसे, तो ऐसे ही बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बहुत सारे आपको केसेस बनाना पड़ेगा, दिस इज नॉट एन इजी क्वेश्चन। तो बोला कि 3 डिफरेंट नंबर्स चूज किया गया फ्रॉम द फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स। आओ लिखते हैं फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। 3 कोई भी डिफरेंट नंबर्स इसमें से चूज किया गया। क्या प्रोबेबिलिटी है कि उन तीनों का जो प्रोडक्ट होगा, द प्रोडक्ट ऑफ द टू ऑफ द नंबर्स, अच्छा सॉरी, 3 डिफरेंट नंबर्स चूज किया गया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसमें से कोई भी 2 नंबर का प्रोडक्ट थर्ड नंबर के इक्वल है। अच्छा, जैसे मालूम एक नंबर लिया ए, एक लिया बी, एक लिया सी, तो क्या प्रोबेबिलिटी कि ए इंटू बी सी के इक्वल है, या बी इंटू सी ए के इक्वल है, या ए इंटू सी बी के इक्वल है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो करेंगे कैसे, पहले निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो डिनोमिनेटर रहेगा, क्या करना है, टोटल नंबर्स कितने हैं 15, और हमें कितना चूज करना है, हमें 3 चूज करना है, तो ये 15C3 हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। अब हमें वो सारा पॉसिबिलिटी देखना है, 3 नंबर का कॉम्बिनेशन बनाना है जिसमें पहले 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने से तीसरा नंबर आ रहा है, ये ऐसा सोचना है, ठीक है। तो चलो सोचते हैं उसके बारे में। तो याद रखना तीनों अलग अलग है, जैसे मान लो मैंने पहला नंबर 1 लिया, दूसरा नंबर 2 लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, 1 इंटू 2 करने पर 2 आ रहा है, लेकिन हम 2 तो ले नहीं सकते, नहीं है, मुझे तो कोई दूसरा नंबर चाहिए, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। वैसे ही अगर मैं 1 ले लेता हूं और 3 लेता हूं, 1 इंटू 3 कितना होगा, फिर से 3 आ जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। इसका ये मतलब है कि मैं 1 को चूज करूंगा नहीं, क्योंकि 1 को मैं किसी से मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर से जो सेकंड वाला जो नंबर है वही आ रहा है, तो 1 को मैं इग्नोर कर देता हूं। अभी मैं चलो 2 ले लेता हूं, पहला 2 लिया, दूसरा 3 लिया, 2 इंटू 3 6 आना चाहिए, 6, तो फर्स्ट 2 को मल्टीप्लाई करने पर थर्ड नंबर आ रहा है, तो ये एक ट्रिपलेट बन जाएगा। फिर 2 एंड 4 लूंगा, इसको मल्टीप्लाई करने पर ये 8 आ जाएगा। वैसे 2 एंड 5 लूंगा तो ये आपको 10 देगा। वैसे 2 एंड 6 लूंगा तो ये आपको 12 देगा। फिर 2 एंड 7 लूंगा तो ये आपको 14 देगा। आगे तो होगा नहीं, 8 करने से 16 आ जाएगा जो क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। तो 2 वाला देख लिया हमने। अब चलो मैं 3 से स्टार्ट करता हूं। ये पहला नंबर 3 लिया, दूसरा नंबर मैंने 4 लिया, 3 4 ज़ा 12। पहला नंबर 3 लिया, दूसरा नंबर 5 ले लिया, 3 5 ज़ा 15। आगे तो होगा नहीं, चलो और देखते हैं। अब मैं चलो 4 वाला लिख लेता हूँ। एक पहला नंबर 4 लिया, दूसरा नंबर 5 लिया, तो 4 5 ज़ा 20 हो जाएगा, जो गड़बड़ हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो और कुछ लग रहा है क्या, और कुछ मुझे लग नहीं रहा है। उल्टा लेंगे तो सीक्वेंस वही रहेगा ना, कोई भी 2 का प्रोडक्ट तीसरे के इक्वल होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से पेयर्स तो इतना बनना चाहिए, आगे हम कुछ करेंगे तो नहीं बनना चाहिए। तो टोटल कितने नंबर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 15C3। इसको सॉल्व करते हैं, ये अगर 7 डिवाइड बाई, ये अगर 15 इंटू 14 इंटू 13 एंड डिवाइड बाई 6। डिवाइड बाई 6 को मैं ऊपर मल्टीप्लाई करता हूँ, सॉरी 7 फैक्टोरियल लिख दिया मैंने, सॉरी फॉर दैट। ये होगा 7, यहाँ होगा 15 इंटू 14 इंटू 13, शॉर्ट में कर रहा हूँ, एंड डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल होगा जो कि हो जाएगा 6। इसे हम 7 से काटेंगे 2 टाइम्स जाएगा, 2 से काटेंगे 3 टाइम्स जाएगा, 3 से काटेंगे 5 से जाएगा, 1 डिवाइड बाई 65, ये आंसर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 41। बोलेंगे ए एंड बी कोई भी 2 इवेंट है सच दैट पी ऑफ ए यूनियन बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.75 और पी इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 0.125 से लेकर 0.375 है। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ पी ए प्लस पी बी, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी ए प्लस पी बी। सुपर इजी क्वेश्चन है, और मैं गारंटी से बोल रहा हूँ कि 90% बच्चे इसको देखकर ही छोड़ दिए होंगे, ठीक है भाई। अच्छा, जो दिखता है ना, जो इजी लगता है ना, वही टफ होता है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री वाला एक लाइन का लिखा होता है, तो सारे बच्चे अटेम्प्ट करेंगे उसको, जबकि क्वेश्चन टफ हो सकता है। और जो टफ दिख रहा है ना, वही इजी होता है। कैसे, अब देखो यहाँ पर तो क्या करेंगे, क्वेश्चन में 41 पर अटेम्प्ट करते हैं। पी ए यूनियन बी दिया हुआ है, पी इंटरसेक्शन बी दिया गया, पी ए प्लस पी बी का पूछा जा रहा है फॉर्मूला। हमें पता है कि पी ए यूनियन बी ये होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी, ये सबको पता होगा। हमें पी ए प्लस पी बी चाहिए, इसको एक जगह छोड़ दो, बाकी को उधर ले आओ। तो आई कैन राइट पी ए प्लस पी बी
जो कि होगा P ऑफ A यूनियन B एंड प्लस का P A इंटरसेक्शन B, है ना, यही होगा ना। अब फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा जा रहा है, इसका मिनिमम वैल्यू पूछा जा रहा है, इसका मिनिमम वैल्यू। तो ये मिनिमम कब होगा, जब P A यूनियन B मिनिमम होगा और P A इंटरसेक्शन B भी मिनिमम होगा, क्योंकि दो मिनिमम का सम ही को प्लस करने से ही तो मिनिमम आएगा। तो P A यूनियन B देखो ये बोला 0.75 या उससे ज्यादा है, तो उसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा, ऑफ कोर्स ये 0.75 होगा। P इंटरसेक्शन B की वैल्यू है 0.125 से लेकर 0.375, तो उसका मिनिमम वैल्यू कितना है 0.125, ये होगा 0.125, तो प्लस करने से कितना आएगा 0.875 आएगा, ठीक है। तो ये डी वाला ऑप्शन हो गया, बिल्कुल सिंपल। उसी तरह से 42 पूछा यार इस चीज का सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ मिनिमम तो पूछा गया था ना, तो मिनिमम आ गया 0.7, ठीक है सॉरी फॉर दैट। फिर पूछा जा रहा है पी ए प्लस पी बी का मैक्सिमम वैल्यू निकालो, सेकंड पार्ट, इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालो। तो ये मैक्सिमम कब होगा, जब पी ए यूनियन बी मैक्सिमम होगा एंड पी ए इंटरसेक्शन बी भी मैक्सिमम होगा, ठीक है। अब पी ए यूनियन बी मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, ऑफ कोर्स 1 तक जा सकता है, 1 से ऊपर तो होगा ही नहीं, तो इसका वैल्यू 1 होगा। और P इंटरसेक्शन B का मैक्सिमम वैल्यू वो है 0.375, ये है 0.375, तो ये आंसर होगा 1.375। बस सिंपल, दो क्वेश्चन ऐसे ही हो गए डी एन सी। फिर ना देखो इतना इजी था, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेट से रिलेटेड है और ये थोड़ा सा स्लाइटली डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें बहुत चीज इन्वॉल्वमेंट है। कंसीडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट 2 आइटम्स। अच्छा 43 44 इससे रिलेटेड है। ए बी सी कोई तीन इवेंट्स हैं, प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी में भी ऐसी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सेट्स में भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मिक्स है। तो ए बी सी कोई भी तीन इवेंट्स हैं और पी ए 0.6 है, पी बी 0.4 है, पी सी 0.5 है, पी ए यूनियन बी की वैल्यू दी गई है, इसका भी दिया गया, इसका भी दिया गया। पी ए यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू 0.85 या उससे ज्यादा है, पी बी इंटरसेक्शन सी पूछा जा रहा है, ठीक है। तो पहले स्टार्ट कहां से करेंगे, तो इसमें से जो भी चीज का फॉर्मूला पता है ना हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो ऑफकोर्स मुझे पी ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला पता है, तो मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा। तो बिना सोचे समझे पहले मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूं, ठीक है। ये कितना है इसका फॉर्मूला, इसका है पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी सी इंटरसेक्शन ए एंड प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है ना, यही वैल्यू है। ओके हमें क्या चाहिए, हमें पी बी इंटरसेक्शन सी चाहिए। अच्छा इसमें जिस चीज का वैल्यू कंफर्म फिक्स है पहले उसको लिख लेते हैं। अब पी ए यूनियन बी यूनियन सी तो बोल रहा है 0.85 या उससे ज्यादा है, तो अभी मैं इसकी वैल्यू को पुट नहीं करूंगा, अभी मैं वैसे ही छोड़ देता हूं। पी ए का वैल्यू 0.6, पी बी 0.4, पी सी 0.5, पी ए इंटरसेक्शन बी, अच्छा ये नहीं गिवन है, पी बी इंटरसेक्शन सी ये तो हमें फाइंड करना है, पी सी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन सी ये आपका 0.3 दिया गया है और तीनों का इंटरसेक्शन ये 0.2 दिया गया है, 0.2 दिया गया है, ठीक है। चलो तो फिर क्या आ रहा है, ये आ रहा है पी ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, इसको प्लस करेंगे दिस विल गिव यू 1.5, 1.5 में -1 करेंगे, -0.1 माइनस 0.3 प्लस 0.2 -0.1 होगा, तो 1.5 में हम माइनस का 0.1 करेंगे तो 1.4 आएगा, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा अब मेरा क्वेश्चन है मुझे तो ये फाइंड करना है, तो इसका मतलब इसका वैल्यू और इसका वैल्यू पता होना चाहिए। इसके लिए तो चलो कुछ न कुछ दिया हुआ है, लेकिन पी इंटरसेक्शन बी के बारे में कुछ नहीं पता है, तो ये हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं कैसे, आपको पता है ना पी ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला होता है पी ए प्लस इसका वैल्यू होगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी, होता है ना, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लिख देंगे पी ए जो कि है 0.6, पी बी जो कि है 0.4 माइनस का पी ए यूनियन बी, दिस विल गिव यू 1 में से माइनस कर लो पी ए ऑफ ए यूनियन बी है, ठीक है ना, इसको वैल्यू यहाँ यूज करो।
अच्छा, ए यूनियन बी दिया हुआ है क्या? हाँ, ए यूनियन बी दिया हुआ है 0.8। चलो और भी काम आसान हो गया। तो 1 में से 0.8 माइनस करेंगे, दिस विल गिव यू 0.2। चलो ठीक है, अभी पता चल गया। तो पी ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू 1.4 में से माइनस कर लो ये 0.2 एंड माइनस का पी बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, इसको इधर लाएंगे, पी ए यूनियन बी यूनियन सी को राइट साइड में ले आएंगे। तो P ऑफ B इंटरसेक्शन C कितना आएगा? ये आएगा 1.2 में से माइनस कर लो P ऑफ E यूनियन B यूनियन C। ठीक है ना तक? अब क्या पूछा जा रहा है कि B इंटरसेक्शन C का मिनिमम वैल्यू निकालें, मिनिमम। ओके, तो मिनिमम वैल्यू कितना आएगा? तो ये मिनिमम तभी होगा जब P A यूनियन B यूनियन C मैक्सिमम होगा। आप देखो यहाँ पे बीच में माइनस लगा हुआ है, जितना ज्यादा माइनस करोगे उतना ये वैल्यू कम होगा, और जितना कम माइनस करोगे उतना ये वैल्यू ज्यादा होगा। तो हमें क्योंकि इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो पी ए यूनियन बी यूनियन सी आपका मैक्सिमम होना चाहिए। तो मैक्सिमम कितना हो सकता है? अब लिखा है इसका वैल्यू 0.85 या उससे ज्यादा है, तो मैक्सिमम वैल्यू तो 1 ही हो सकता है। तो 1.2 में से 1 माइनस करेंगे, दिस विल गिव यू 0.2। ठीक है, क्लियर? दिस इज क्लियर। ये आंसर होगा 0.2 विच इज ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट वाला में देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। हम बस याद रखेंगे कि पी बी इंटरसेक्शन सी ये है 1.2 में से माइनस कर लो इतना। ओके, अच्छा मैक्सिमम वैल्यू पूछा जा रहा है। ओके, तो पी बी इंटरसेक्शन सी में लिखा था कि 1.2 में से माइनस कर लो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी पूछा गया था। ठीक है, तो अब पूछा गया इस बार इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालो। तो ये मैक्सिमम कब होगा? जब जितना कम माइनस करोगे तब इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा। जितना कम माइनस करोगे ये मैक्सिमम होगा, जितना ज्यादा माइनस करोगे उतना कम होगा। तो आई थिंक पी ए यूनियन बी यूनियन सी का वैल्यू लिखा था 0.85 या उससे ज्यादा। हमें क्या चाहिए? हमें यहां पर इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए। जितना कम माइनस करेंगे उतना अच्छा मान लिया। ठीक है ना? कम माइनस करेंगे बड़ी वैल्यू मिलेगी, ज्यादा माइनस करेंगे छोटी वैल्यू मिलेगी। तो इसका वैल्यू लिखा है 0.85 या उससे ज्यादा, तो मिनिमम कितना होगा? 0.85 होगा। तो 1.2 में से 0.85 माइनस करो, दैट विल गिव यू 0.35। ठीक है, ऑप्शन सी। कोई टफ नहीं था, सिंपल क्वेश्चन है। ओके, ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है कि एन अनबायस्ड कॉइन इज टॉस्ड n टाइम्स। अच्छा, n टाइम्स टॉस किया गया किसी एक कॉइन को। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन टेल इज p। कम से कम एक टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो p बोला जा रहा है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट टू टेल्स इज q एंड p माइनस q इज 5/32। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? ठीक है, अब ये जो कभी भी किसी भी कॉइन को बहुत बार टॉस किया जाता है, 4 बार 5 बार 10 बार 20 बार, तो वैसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन होता है। ठीक है ना? तो अब बोल रहा है कि कॉइन को n टाइम्स टॉस किया गया है, प्रोबेबिलिटी की कम से कम एक बार टेल आया वो p है। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन टेल x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू p लिखी गई है। ठीक है, अब ये कैसे निकालते हैं? इसका वैल्यू होता है बोल रहा है कि 1 या 1 से ज्यादा, तो क्या छोड़ दिया गया है? 0 को छोड़ दिया गया है। तो इसका फॉर्मूला था 1 में से माइनस कर लो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, ये आपका p दिया गया है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो आपको पता होगा पी एक्स इज इक्वल टू आर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आर सक्सेस, ये है एन सी आर पी की पावर आर। यहाँ पी को मैं ना कैपिटल पी लिखता हूँ क्योंकि स्मॉल पी यूज किया गया है, और क्यू की पावर एन माइनस आर, ये फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, आर का मतलब सक्सेस। यहाँ सक्सेस क्या है? सक्सेस का मतलब यहाँ सब जगह टेल टेल लिखा है ना, टेल टेल लिखा है तो टेल आया तो मैं इसको सक्सेस बोल दूंगा। ओके, तो 1 में से माइनस कर लेंगे x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 का कितना होगा? p ऑफ x इज इक्वल टू 0 इज गोइंग टू बी nc0 p की पावर 0 एंड q की पावर n माइनस 0। nc0 1 होता है, ये भी 1 होता है, ये q की पावर n हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ लिखूंगा ये होगा 1 में से माइनस कर लो q की पावर n इज इक्वल टू p लिखा हुआ है। इसको इधर ले, इसको इधर ले आओ, तो 1 माइनस p इज इक्वल टू q की पावर n। q है क्या? सक्सेस का मतलब क्या है? सक्सेस का मतलब क्या है? हेड्स आना। सॉरी, सक्सेस का मतलब क्या है? टेल आना। टेल लिखा है ना तो सक्सेस बोलेंगे इसको। तो फेलियर का मतलब क्या है? टेल नहीं आना, मतलब हेड आना। ठीक है,
तो जनरली ये जो कैपिटल P लिखा होता है, P का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन सक्सेस, और Q का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन फेलियर, ये होता है। ठीक है, तो अब मैं सिंपल से पूछ रहा हूँ, अगर आप एक कॉइन को टॉस करेंगे तो सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या सक्सेस का मतलब टेल, टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो होगा 1/2। तो मैं पूछूंगा टेल नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो भी होगा 1/2। तो Q आप 1/2 रख दो, तो 1 माइनस पी इज इक्वल टू 1/2 की पावर n लिख दिया। ठीक है, अच्छा P माइनस Q दिया ना, इसको इधर ले आओ, तो P को लिखेंगे 1 में से 1/2 की पावर n माइनस कर लिया, इसको लिख के रख लिया। अच्छा, और क्या लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 टेल्स इज Q, कम से कम 2 टेल की जो प्रोबेबिलिटी है, आने की प्रोबेबिलिटी है, उसको Q बोल दिया गया है। तो कैसे लिखेंगे इसको, कम से कम 2, एटलीस्ट 2, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, इसे आपने Q बोल दिया, स्मॉल q। अब x ग्रेटर देन का 2 का मतलब 2 या 2 से ज्यादा, तो आप छोड़ कौन सा रहे हो, एक 0 वाला छोड़ रहे हो कि 1 वाला छोड़ रहे हो, तो इसको कहते हैं 1 में से माइनस कर लो, क्या वो जो 0 वाला और एक ये 1 वाला, ये माइनस करने पर ही Q आएगा। तो 1 में से हम ये px इक्वल टू 0 वाला माइनस कर लेंगे, px इक्वल टू 0 हम पहले निकाल चुके हैं, Q की पावर n था, इसको लिख दिया Q की पावर n प्लस px इक्वल टू 1, px इक्वल टू 1 इसी तरीके से निकालेंगे इस फॉर्मूला में रखकर, तो ये आएगा आपका nc1, और यहाँ होगा p की पावर 1 और q की पावर n माइनस 1। nc1 आपका n होता है, ये होगा p की पावर 1 और q की पावर n माइनस 1। मैंने बताया ना, ये कैपिटल P कैपिटल Q उसकी वैल्यू हाफ है, तो यहाँ रखोगे n इंटू हाफ की पावर 1 और हाफ की पावर n माइनस, इसको कंबाइन करेंगे तो ये आएगा n इंटू हाफ की पावर n आ रहा है, px इक्वल टू 1। तो इसको लिखेंगे हम अच्छा q की पावर n था ना, तो इसको लिख सकते हैं, चलो हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर, यहाँ आएगा n इंटू हाफ की पावर n एंड दिस इज इक्वल टू q। ठीक है, इसको रख करते हैं एक बार, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा के लिखा हुआ है ताकि बच्चों को समझ में नहीं आए। ओके, कैपिटल Q की वैल्यू वो हाफ है, तो मैं लिखूंगा 1 माइनस हाफ की पावर n प्लस n इंटू हाफ की पावर n, दिस इज इक्वल टू Q, ये Q आ गया। और क्या लिखा हुआ, P माइनस Q करने पर 5/32 आएगा, P माइनस Q करने पर 5/32 आएगा। P की वैल्यू हमने निकाल के रखी है, P हमारा ये वाला है, 1 में से माइनस कर लो हाफ की पावर n, इसमें Q का वैल्यू माइनस कर लो, इसमें ये माइनस कर लो, तो जब माइनस करेंगे जाएगा माइनस का 1, ये बन जाएगा प्लस, दिस इज हाफ की पावर n, और यहाँ देखो ना, यहाँ माइनस लगेगा, यहाँ प्लस लगेगा, तो प्लस इंटू करने से ये भी प्लस आएगा, n इंटू हाफ की पावर n। ठीक है, दोनों को माइनस कर रहे हैं, दिस इज 5/32। तो कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही है, ये कैंसिल हो रहा है, ये 1 भी कैंसिल हो रहा है, तो क्या मिल रहा है, n इंटू हाफ की पावर n, दिस इज इक्वल टू 5/32। ओके, मुझे n चाहिए, तो n तो ऐसे भी कर सकते हैं कि ऑप्शन के थ्रू चलो, ऑप्शन में देख लो क्या लिखा हुआ है, उसके अनुसार हम यहाँ पर कर लेंगे, नहीं तो जैसा लेफ्ट साइड में फॉर्मेट है वैसे ही राइट साइड में फॉर्मेट बना लो। कहने का मतलब अगर लेफ्ट साइड में n इंटू हाफ की पावर n है, तो यहाँ पर भी सम नंबर इंटू हाफ की पावर वही नंबर चाहिए, तो आप देखोगे ना, इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 1/32, पता है ये 1/32 क्या होता है, 1/2 की पावर 5 होता है। तो कंपेयर कर लो, देखो ये वाला जैसा लिखा है वैसे ही यहाँ पर लिखा हुआ है, तो n कितना होगा, ये 5 हो जाएगा, n इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन घुमा दिया गया है, और मैं इसको इजी तो नहीं बोलूंगा क्योंकि लैंग्वेज थोड़ी सी बेकार सी है, ऊपर से स्मॉल p स्मॉल q बोल दिया गया है। स्मॉल p स्मॉल q जनरली होता क्या है, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ वन सक्सेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ वन फेलियर होता है, लेकिन वहां पर स्मॉल p स्मॉल q को लिखा है कि p का मतलब है गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल और q का मतलब है गेटिंग एटलीस्ट 2 टेल्स, उससे ना लैंग्वेज की वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो गया है। ठीक है, अच्छा सेकंड पार्ट क्या बोला गया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p प्लस q, स्मॉल p और स्मॉल q कितना होगा, सिंपल है ना, p प्लस q करते हैं, तो p प्लस q, p है मेरा 1 माइनस 1/2 की पावर n, n कितना था मेरा, n हमने निकाला था 5, दिस इज फॉर क्वेश्चन नंबर 46, और प्लस 1 में से माइनस कर लो ये q का वैल्यू विच इज 1/2 की पावर 5 प्लस 5 इंटू 1/2 की पावर 5 लिखा हुआ है। ठीक है,
तो ये कितना है, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा, ये आ गया 1/2 की पावर 5 माइनस 1/2 की पावर 5, और ये वाला भी होगा -5 इंटू 1/2 की पावर 5। तो दिस इज 2 में से माइनस कर लेंगे, हाफ की पावर 5 माइनस हाफ की पावर 5 माइनस 5 इंटू हाफ की पावर 5, दिस इज 7 इंटू हाफ की पावर 5। ये है 2 में से माइनस कर लो 7 डिवाइड बाई 32, तो 32 यहाँ जाएगा, तो इसे 64 में से माइनस कर लो 7 डिवाइड बाई 32, दिस विल गिव यू 57 डिवाइड बाई 32, 57 डिवाइड बाई 32, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि जितना क्वेश्चन आज मैंने कराया आज वाली क्लास में आपको समझ में आ गया होगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आई नो कि आपको डिफिकल्ट लगा होगा, लेकिन डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे। जैसे मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि कट ऑफ क्लियर करना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन ज़्यादा स्कोर करना ऐसे पेपर में मुश्किल है। तो आप देख लो क्वेश्चन कितना लेंदी दिया हुआ, ऊपर से लैंग्वेज इतनी बेकार सी है। बेकार तो नहीं बोलूँगा, कि थोड़ा सा आपको कॉन्सेंट्रेशन चाहिए उस चीज़ में, और जो एग्जामिनेशन का जो प्रेशर होता है ना, उसमें ऐसा कॉन्सेंट्रेशन बनना बहुत मुश्किल है। आराम से धीरे धीरे पढ़ना है, तभी जाकर कर पाओगे। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन हम करेंगे टुमारो। तो मीट यू टुमारो। जय हिंद।